मेरी शादी के दिन मेरा 12 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। पति के गुजरने के कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता, तो मैं अपने देवर को साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थीं और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफ़ी छोटा था। वो 12 साल की उम्र में भी 18 साल का जवान लड़का लगता था। पति के गुजरने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि देखूं तो सही कि देवर की क्या प्रतिक्रिया होती है। आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो वो गहरी नींद में था, लेकिन हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे देवर का साथ इन 2 दिन पहले ही मेरा पति इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मेरे घर में मेरे सास, ससुर और ननदें भी नहीं थीं। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। जैद की उम्र सिर्फ 12 साल ही थी। वो मुझसे छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी उसे छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने उसे हमेशा ही बच्चे की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई अम्मा मिल गई है। लेकिन मेरी अम्मा मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारा महरम नहीं है, इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा। इसीलिए तुम अभी से ऐसी आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बिना रोक टोक न आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आ जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपने पति की भी परवाह करनी है और अपनी सीमाओं की भी। मैं अम्मा की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि वो जैद के बारे में बहुत बुरा सोचती हैं। इसीलिए मैं उनकी बातों पर खफा होती थी। लेकिन आज जब मैं बेसहारा हुई, मेरा पति इस दुनिया से चला गया था, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साल के भाई के सहारे पर छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बज गए थे। मेरा देवर जैद भी अभी तक घर नहीं आया था। वह शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था। मेरा दिल इस बात से थोड़ा शांत था कि चलो वह घर नहीं आता तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह घर आ गया तो मुझे भी असुरक्षित सा महसूस होगा। मुझे बार बार अम्मा की बातें याद आ रही थीं, लेकिन उसी पल घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से जैद की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलें, मैं हूँ। मैंने डरते डरते ही दरवाज़ा खोला था। आज तो मुझे यह घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था और जैद मुझे छोटा सा भेदिया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना नकारात्मक सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने मुझसे मासूमियत से पूछा था। नज़रें झुकी हुई थीं और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में चावल थे। चावल तेल वाले लग रहे थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा लें, वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। जैद की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वह मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी अम्मा की बातें मेरे जहन से निकल नहीं रही थीं। भाभी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका सहारा बनूंगा।
आप इस घर से भी मत जाइएगा। वह बड़े ही भावुक बातें कर रहा था, मगर मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशे मंडरा रहे थे। फिर उसने एक अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं, दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के साथ नहीं होना चाहिए, और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में फौतगी हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी रही थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो बज़ाहिर वो 12 साल का बच्चा ही लगता था, मगर अम्मा वाली बात सही थी कि जो कुछ वो फिलहाल कर रहा था वो एक बड़ा और एक समझदार आदमी ही कर सकता है। जैद के कमरे में अपना जेवर देखकर मेरा दिल बैठ गया था। मैंने तो उसे कई जगहों पर कई तालों में छुपा रखा था, मगर ये सब कुछ जैद के हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी ही अजीब सी थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही उससे इस बात का सवाल करूंगी, मगर उस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह लॉक कर लिया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि 2 दिन से मुझे ज़्यादा नींद नहीं आई थी, पर आज मुझे लग रहा था जैसे जैद के लाए हुए चावल खाकर मेरी आंखों पर घनूदगी तारी हो रही थी। मैंने दिल में सोचा कि कहीं चावल खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही, मगर इतना तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुईं जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि कहीं जैद के लाए हुए चावलों को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। लेकिन आखिर जैद ऐसा क्यों करता? मैंने दिल में सोचा। आंखें मिलती हुई मैं बाहर आई तो सामने जैद किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी आप सो गई थी, आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? उसने मेरी तरफ पुकारते हुए देखकर कहा था, तो मैंने उसे फीके लहजे में यही कहा कि हाँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई। तो क्यों ना आती भाभी, मैंने आपको चावलों में सोने वाली गोली मिला के दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती, तो उसने मुझे कहा कि तुम उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वो आराम से सो जाएंगी। मैं हैरान हो गई थी कि जैद इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। जैद तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तो वो अपनी भाभी को बेहोश करना चाहता था। नहीं नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। देखिए अब आप अच्छी खासी तरोताज़ा लग रही हैं, ये लीजिए चाय पीजिए। उसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पीढ़ी गई। तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं है? अल्लाह की कसम नहीं भाभी, वो तो मैं आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां मिलाई थीं। कहती हैं तो ये चाय मैं आपके सामने खुद पी लेता हूँ, बल्कि हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने उस प्याली से घूंट भरते हुए मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर गई थी। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो जाती हूँ। मैं जैद का चेहरा देखती तो उसकी मासूमियत पर मुझे यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई में उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत और शराफत थी। मैंने आज उसे कुछ नहीं कहा था, जानना चाहती थी कि वो आगे खुद से क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ मैंने उसके कमरे में देखा था उसकी तो कोई माफ़ी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही मुंह खोल लिया। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ही जानने वाला, मुखलिस और ईमानदार अंकल है। वो हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे देंगे।
हम उन पैसों से घर खरीद लेंगे, इस किराए के घर में हम कब तक रहेंगे? मालिक मकान तो परसों किराया लेने आ जाएगा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। जैद की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अभी तक ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, फिर वो कैसे सोच सकता था? बात बड़ी ही अजीब थी। मैंने कहा, जैद, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि हम एक नया घर बनाएं? भाभी, मैंने आगे शादी भी करनी है, हमने सारी जिंदगी एक साथ रहना है। नया घर होना चाहिए हमारे पास, वरना किराए के घरों में तो इंसान सिर्फ जलील व रुसवा ही होता है। जैद की बात ठीक थी, इसलिए मैंने उसे जेवर वाले मामले पर कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर था कि वो जेवर बेचकर हमारे पास अगर पैसे न आए तो क्या होगा। मैं एक विधवा औरत थी, मेरा देवर 12 साल का, जबकि ताले टूटे हुए भी नहीं थे, जबकि उस गहने के बारे में मैंने जैद को बताया भी नहीं था। मुझे अब जैद की बातों पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो जो भी करता आखिर में ऐसी व्याख्या देता कि मैं संतुष्ट हो जाती। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे ये गहना बेचकर घर लेना है। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, घर लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम विधवा हो चुकी हो, अब तुम्हें हमारे घर आना होगा। मगर मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी पत्नियों के गुलाम हैं, वो अपनी विधवा बहन को कभी भी सहारा नहीं देंगे। जीवन भर इंसान उनके सहारे तो नहीं रह सकता। अब ये अच्छा मौका था, मैं अपना गहना बेचकर एक घर खरीद सकती थी। मेरे पति ने अपनी जिंदगी में मेरे लिए काफी सारा गहना बनवाया था, मगर अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने वो गहना देने का इरादा त्याग कर दिया। अब मैं जैद के सहारे पर ही चल रही थी। मैंने कहा, जैद, तुम जहां चाहो गहना बेच दो। मैं अपने मायके वालों के रवैये से निराश हो गई। जैद ने अपने उन्हीं अंकल को वो गहना जाकर दे दिया और 2 ही दिन के बाद हमें एक बहुत मुनासिब जगह पर घर ढूंढकर घर की चाबी और कागजात उन्होंने जैद के हवाले कर दिए। मैं तो इस सारे अमल पर हैरान रह गई कि 2 दिन में इतनी जल्दी ये घर कैसे हमें मिल सकता है, जबकि लोगों को काफी सारा काम भी करना पड़ता है। घर का इंतकाल, घर के कागजात, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर इंसान को मेहनत करना पड़ती है, वक्त लगाना पड़ता है। मगर जैद ने जब कागजात लाकर मेरे हाथ में रखे तो मैं हैरान रह गई थी। वो था तो 12 साल का, मगर उसकी सोच बड़ों वाली थी। फिर उसने एक अजीब सी बात कही। कहने लगा कि भाभी, हम सारा घर साफ कर लेंगे तो आपसे ज़रूरी बात करनी है। आज जैद की आंखें तो अजीब सी लग रही थीं। उसकी नज़रों में कोई अजीब सी बेचैनी सी थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मैं जल्दी में थी। हमने घर में सारा सामान भर दिया था। अब हमें आगे की फिक्र थी कि हमारा खाना पीना और राशन कहाँ से होगा। लेकिन मैंने तो कभी जिंदगी में बाहर जाकर कोई नौकरी भी नहीं की थी। फिर जैद ये क्यों कह रहा था कि उसे मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है? पता नहीं उसने मुझसे क्या बात करनी होगी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे। मैं फिलहाल पर्दे में छिपी रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया था। वैसे भी हमारा सामान थोड़ा ही था। हमारे पास ज्यादा माल दौलत तो नहीं थी जिसे हम ले लिए फिरते। मैंने सारा काम करने के बाद अच्छा सा खाना बनाया। मैं जैद का इंतजार कर रही थी क्योंकि वह इस घर का हिस्सा था और मैं नहीं चाहती थी कि वह बाहर जाकर गंदा मंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए खाना बहुत मेहनत से बनाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पति की वफात से पहले बनाया करती थी। उसके हर किस्म के लाड़ प्यार और नखरे उठाती थी। बहुत सारा खाना बनाने के बाद मैंने टेबल पर रख दिया। जैद के आने का इंतजार करने लगी, मगर आज वह घर नहीं आया। मुझे अजीब सा लग रहा था। उसे इस वक्त घर होना था,
जबकि रात के 10 बज गए थे। भाई की वफात से पहले तो वह शाम को लगभग 5 बजे घर आ जाता था और उसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकला। हाँ, हम लोग जब बाहर आइसक्रीम खाने जाते तो वह हमारे साथ जरूर जाता था, लेकिन अकेला तो कभी घर से बाहर नहीं गया। मुझे डर लग रहा था। मैं उसका इंतजार करने लगी यहाँ तक कि रात के 12 बज गए। 12 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला। उस पर बरस पड़ी दिही। कहाँ रह गए थे तुम? जैद, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी विधवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि अब अपने भाई के जाते ही आवारागर्दी करने पर मजबूर हो गए हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते? बाहर जाना पूरी डिता है। तुम्हें दोस्तों को इधर ही बुला लिया करो। भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने नजरें उठाकर मुझे